सुनील, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया? जी बिल्कुल, जब जिस तरीके से यह घटना घटी तो बिल्कुल प्रशासन के लिए जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए बिल्कुल चुनौती भरी घटना थी, क्योंकि जहां पर जो घटना स्थल था एसडीएम कार्यालय उसके सब जस्ट सामने ही एसपी बंगला था। बिल्कुल जो जिस दिन दहाड़े जो अपराधियों ने जिस तरीके से बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया था, वैसे ही पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस लगातार जो है इस मामले इसको ध्यान दे रही थी कि आखिर में इस तरह से अचानक से ऐसा कैसे हो गया और जो अपराधी थे वो कहाँ के थे, जो अगल बगल के सीसीटीवी थे वो भी फुटेज जो है खंगाले जा रहे थे। लेकिन पुलिस को एक अहम सुराग ये मिल रहे थे कि जिस तरीके से वो जो वहाँ पे जो मौजूद लोग थे वह जो भदौरिया करके एक नाम ले रहे थे, इसके चलते जो एसडीएम थे वो लगातार जो है जो खजुराहो यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे एंटी माफिया के तहत। कुछ दिनों पहले ही 12 जो लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार ये है कि जो कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक है पुष्पेंद्र गौतम, उनको गिरफ्तार किया गया। 2 यूनिवर्सिटियों की वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक व्यावसायिक जो प्रतिनिधिता थी वह देखने को मिली है। जो कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो एसडीएम जो पहले ट्रांसफर हो गया था, फिर उनका ट्रांसफर हाईकोर्ट के स्टे पर रोका था, उसके बाद से ही लगातार वह यहाँ पर एसडीएम पद को लेकर भी बात चलता रहा। जो सब काले थे लगातार जो है पद एसडीएम कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जिसमें एक समय तो ये भी रहा कि 15 से 20 दिन तक 2 एसडीएम यहाँ पर काम करते रहे। इसमें लगातार जो है इसी सब बिंदुओं पर पुलिस लगातार जांच कर रही थी और जांच के बाद कुछ ऑडियो जो है पुलिस के हाथ लगे थे। ऑडियो के हाथ लगने के बाद स्पष्ट हो गया था किस तरीके से जो एसडीएम अनिल सपकाले हैं उन्होंने ही इस पूरी घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम दिलवाया था और इसके लिए उन्होंने जो सहयोगी थे उनके पुष्पेंद्र गौतम थे जो कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक है और दूसरे जो भाजपा के नेता हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जावेद अख्तर, वह भी उनके साथी थे और इनके माध्यम से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जो पुलिस ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए जो आरोपी थे पुष्पेंद्र गौतम और जावेद अख्तर सहित उनके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और जो एसडीएम है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। अभी पुलिस ने उनको अभिरक्षा में लिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन ने यहाँ पर मजाक बना रखा था। अब एक और चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा सुनील कि इस पूरे मामले में जो कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक जिसे गिरफ्तार किया गया है, एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है और एसडीएम, इन तीनों के बीच में क्या किसी तरह की कोई साठगांठ थी? लंबे समय से इनके बीच क्या इस तरह का पूरा कोई प्लान तैयार हो रहा था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट थे, क्योंकि जो भाजपा के नेता है वह उनकी कुछ जमीन थी और उसमें जो है मुआवजा मिलना था। मुआवजे के चक्कर वो एसडीएम से लगातार जो है नजदीकियां बढ़ाए हुए थे और जो अभी फिलहाल में जो वहाँ पर एक एसडीएम को कच्छ का निर्माण करवा रहे थे वह भी जो है भाजपा के नेता यही वह निर्माण करा रहे थे, लगातार उनके संपर्क में थे। और दूसरी तरफ जो व्यवसायिक प्रतिनिधिता के चलते जो कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक थे वह भी जो एसडीएम के साथ में थे और उनके लगातार जो है उनकी नजदीकियां बनी हुई थी, जिसके चलते वह जो दूसरी यूनिवर्सिटी है खजुराहो यूनिवर्सिटी उस पर कार्रवाई करवाना चाहते थे और इसी के चलते वह लगातार जो है एसडीएम से उस कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे। जब एसडीएम ने कुछ दिनों पहले ही अभी 12 लोगों के खिलाफ में उनके जो संचालक थे खजुराहो यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ में 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी और वो आगे की भी जो कार्रवाई के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन जब जो प्रमुख थे भदौरिया करके उनको जब जमानत मिल गई तो उसके बाद ये नया षड्यंत्र रचा जा रहा था कि आखिर इनको किस तरह से इनको फंसाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल ये 2 यूनिवर्सिटी के वर्चस्व पे लड़ाई थी जिसमें प्रशासन को कहीं ना कहीं हथियार बनाया गया और उसका इस्तेमाल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफी ये साजिश के तहत ये पूरा काम किया गया और एसडीएम ने ही साजिश रची और एसडीएम दफ्तर में ही यहाँ पर तोड़फोड़ करवाई गई, हमला करवाया गया ताकि इस पूरे मामले में उस यूनिवर्सिटी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूसरे यूनिवर्सिटी संचालक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। इसमें कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक और एसडीएम के साथ की बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री की भी गिरफ्तारी हो पाई है और इन तीनों के द्वारा साठगांठ की जा रखी थी। इन तीनों के द्वारा पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो कि साजिश रची जा रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। पूरे मामले का खुलासा हुआ, जांच पड़ताल में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद अब ये गिरफ्तारी हो पाई है। तो बड़ा मामला ये निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब और तेज होती दिखाई दे रही है। दरअसल छतरपुर में एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी और इस तोड़फोड़ के मामले में जांच पड़ताल जब तेज हुई तो ये स्पष्ट हो पाया कि एसडीएम ने ही इस पूरे मामले की साजिश रची थी। एसडीएम ने जब इस पूरे मामले की साजिश रची थी
तो उसमें जावेद अख्तर और पुष्पेंद्र शामिल बताए जा रखे हैं। जावेद अख्तर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री गए, तो वहीं पुष्पेंद्र कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक हैं। कृष्णा यूनिवर्सिटी और एक और अन्य यूनिवर्सिटी के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और यही वजह थी कि ये पूरा मामला देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं राजधानी भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुए टकराव की। दरअसल राजधानी भोपाल में रानी कमलापति आर्च ब्रिज का निर्माण हुआ है और उसके लोकार्पण को लेकर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आज आमने सामने को गए। ब्रिज का लोकार्पण नहीं करने को लेकर महापौर आलोक शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष विकास वीरानी समेत बीजेपी के कई पार्षद धरने पर बैठ गए। आलोक शर्मा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि 3 दिन में आर्च ब्रिज का लोकार्पण नहीं किया गया तो वह बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर खुद इसका लोकार्पण कर देंगे। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर विरोध जताने पहुंचे थे। महापौर आलोक शर्मा धरने पर बैठे हुए आप देख सकते हैं, उनकी तमाम मांग है, खास तौर से आर्च ब्रिज को लेके। यही कारण है कि यहाँ पर धरने बैठे। हम बात करते हैं सर, किस मांग को लेके यहाँ पे बैठे हैं? क्या मांग है? अभी तो ये अंगड़ाई है, कांग्रेस तेरी तानाशाही, कांग्रेस तेरी तानाशाही, हर जोर जुलूम की टक्कर पे, हर जोर जुलूम की टक्कर पे। आखिरकार कौन इसमें अड़ंगा अड़ा रहा है? जैसा आप बता रहे हैं, कांग्रेस के कथित नेताओं का नाम बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई परिषद ने 1 अगस्त 2016 को प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रानी कमलापति आर्च ब्रिज का भूमि पूजन किया था और इसकी जो हमने डेडलाइन दी थी कि 31 जुलाई 2018 को हम ये रानी कमलापति आर्च ब्रिज का काम पूरा कर लेंगे और भोपाल की जनता को एक बड़ी सौगात हम देना चाहते थे। और इसके लिए हम लोगों ने 39 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी और ये रानी कमलापति आर्च ब्रिज 95% बनकर तैयार हो गया है। परंतु कांग्रेस के जो कतिपय नेता हैं, जो पार्षद हैं, वो इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। जब भैया इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने भोपाल की जनता को सौगात दी है, ये पुराने भोपाल और नए भोपाल का जो ट्रैफिक है उसका यहाँ पे जनता को लाभ होगा और यहाँ पे कमला पार्क का जो रोड है उससे 30% जो ट्रैफिक है वो कम होगा। हम लोग विकास के काम करते हैं, लगातार नगर निगम के कमिश्नर का ध्यान आकर्षित करा रहा है। मैं शहर का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूँ, मैं शहर का महापौर हूँ। आज महापौर को दुखी होकर धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तमाम बीजेपी के जनप्रतिनिधि आएंगे और खुद इसका लोकार्पण करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। एक तरफ महापौर आलोक शर्मा धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता पार्षद भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आलोक शर्मा धरने पर देखिए, आलोक शर्मा जी जो धरने पर बैठे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से, नाजायज तरीके से बैठे हुए हैं। वो क्या भोपाल शहर की जनता को बताना चाह रहे हैं कि वो भोपाल शहर की जनता के बहुत हितैषी हैं? अगर वो भोपाल शहर की जनता के हितैषी होते तो वो जनता विरोधी नीतियों का पालन नहीं करते और ना ही करवाते। कहना है कि जो काम था आर्च ब्रिज का वो लगभग पूरा हो गया, लेकिन लोकार्पण के लिए कोई नेता तैयार नहीं कांग्रेस। देखिए, गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनके लोकार्पण तो बहुत बात की बात है। इनके जो इनके जो पुराने पूर्व सीएम साहब थे शिवराज सिंह चौहान, वो यहाँ पर बाकायदा भूमि पूजन करके सब कुछ, इनकी शिला पट्टी वगैरह लग गई थी, सब कुछ हो गया था, वो वहाँ से हटा ली गई है। अब सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए भोपाल शहर के अंदर ये दिखाने के लिए 3 दिन का उनने चेतावनी दी है कि 3 दिन में यदि कोई नेता तैयार नहीं होता तो खुद ही कर देंगे। आप लोगों के घरों को तोड़ के लोकार्पण कर देंगे? किसी के जान के ऊपर खेल कर आप आर्च ब्रिज बनाएंगे? ऐसी कौन सी नीति लिखी है? ये तो मास्टर प्लान के अंदर ही नहीं है। जो कांग्रेस के नेता है उनका ये कहना है कि जो आर्च ब्रिज निकाला जा रहा है वो गलत तरीके से निकाला जा रहा है। इसको मलेरिया ऑफिस या एक पार्क बना है वहाँ से निकाला जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुतला है आलोक शर्मा को, उसको जलाने का काम भी यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने किया है
और इस पुतले को यहाँ पर जलाया गया है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और साफ तौर से कांग्रेस की जो पार्षद है साबिस्ता जकी, जो कि इस इलाके की पार्षद है, उनका ये कहना है कि यदि आर्च ब्रिज इस पार्क के जरिए या फिर मलेरिया ऑफिस के जरिए नहीं निकाला गया तो वो इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। साथ में जो सीएम कमलनाथ हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का काम जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आलोक शर्मा जो है वो गलत प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी डिज़ाइन की गई थी वो गलत डिज़ाइन की गई थी। यही कारण है कि इसका विरोध प्रदर्शन लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। अब टकराव की स्थिति है, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त निर्भया मामले को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने इनकार कर दिया है, नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों को फांसी देने के लिए नई तारीख की मांग करने वाली तिहाड़ जेल अधिकारियों की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 फरवरी के उस आदेश पर गौर किया जिसमें चारों दोषियों को 1 सप्ताह के भीतर कानूनी उपचार का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब दोषियों को कानून जीवित रहने की इजाजत देता है तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को न्याय के हित में दोषियों को इस आदेश के 1 सप्ताह के अंदर अपने कानूनी उपचार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने दोषियों को 7 दिन का वक्त दिया था और कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया है। अर्जी या याचिका दाखिल करने को लेकर ये वक्त दिया गया है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। बैठक से बाइकआउट कर देने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें भिंड से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर नसबंदी कार्यक्रम समीक्षा बैठक का बाइकआउट किया गया है। जिला पंचायत में कलेक्टर के सामने धरने पर की बैठ गए हैं। डाटा फीडिंग के लिए खराब टैबलेट देने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। हंगामा बढ़ता देख कलेक्टर ने पुलिस बुला ली है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो सीधे कहिए, सुनिए मंत्री जी। इस रविवार आपके सवालों के जवाब देंगे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कोलकाता में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता के टोलीगुंगे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रैली कर रखे थे। विजयवर्गीय जैसे ही रैली में पहुंचे वैसे ही उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय बिना इजाजत के सीएए के समर्थन में अभिनंदन यात्रा कर रखे थे। उनके साथ रैली में मुकुल रॉय भी मौजूद थे। ये सीएए के समर्थन में हम लोग निकले हैं। सीएए के विरोध में रैली निकल सकती है पर सीएए के समर्थन पर रैली नहीं निकलना, यह अप्रजातांत्रिक है। हम ममता जी की सामंतशाही, नादरशाही, तानाशाही के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू रहेगा। देखिए, पुलिस से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से हमें रोक कर और गिरफ्तार कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी देंगे प्रजातांत्रिक तरीके से, पर यह नादरशाही है, यह सामंतशाही है, यह अप्रजातांत्रिक कार्य है। प्रजातांत्रिक तरीके से हम सीएए का समर्थन कर रहे हैं, सारा देश समर्थन कर रहा है, पर इस प्रकार प्रशासन के माध्यम से विरोध को दबाना यह अप्रजातांत्रिक है। हम इसकी निंदा करते हैं। तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, क्या ताजा जानकारी, आखिर क्या हुआ था जो कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को गिरफ्तार किया गया?
देखिए, आज सीए और एनआरसी के पक्ष में फेवर में आज बीजेपी की तरफ से रैली निकाली गई थी। जो टॉलीगंज से रैली निकाले जाने की बात थी और लोग वहाँ जमा हुए थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस रैली की इजाजत नहीं दी गई थी पुलिस की तरफ से, और बगैर परमिशन के, पुलिस परमिशन के ये रैली निकाली जा रही थी, जिसकी वजह से जो है वो पुलिस ने रैली करने की इजाजत नहीं दी। और रैली में क्योंकि काफी भीड़ हुई थी, जिसके बाद जो है वो हंगामा हुआ और बीजेपी के कई लीडरों के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय को भी पुलिस ने अपनी हिफाजत में लिया है। हम कह सकते हैं कि उन्हें डिटेन किया गया है और जो है वो पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि इस रैली की सीए और एनआरसी के फेवर में जो निकाली जा रही थी, इस रैली के लिए इजाजत नहीं दी गई थी पुलिस की तरफ से, और उसके बावजूद ये रैली निकाली जा रही थी, तो एक बड़ा हंगामा हो सकता था, जिसके लिए पुलिस को अपने तौर पर ये कदम उठाना पड़ा। जी, तो अब इनकी गिरफ्तारी के बाद भी रैली वहां पर चल रही है, कार्यकर्ता अभी भी एकत्रित हैं, भीड़ वहां पर जुटी हुई है या फिर सब तितर बितर हुए? देखिए, भीड़ जुटी है। इससे पहले भी कोलकाता में आप देखें कि बीजेपी की तरफ से इसी तरह की एक रैली निकाली गई थी। हालांकि उस रैली में कोई बड़ा लीडर जो है वो शामिल नहीं हुआ था। तो आज की रैली में जिस तरह, उसके बाद भी वो रैली की भी इसी तरह से परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वहां पर जमे रहे थे। और क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन से रैली निकल रही थी, तो पुलिस का काफी सख्त पहरा था। आज भी पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन इस रैली में क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हो रहे थे, तो इसकी वजह से यहाँ भीड़ काफी थी। और अब भी जो है कई कार्यकर्ता जो है वहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरी इस रैली पर जो है वो काबू पा लिया है, और रैली जो पहले कहा गया था कि रैली करने की इजाजत नहीं दी गई है, तो पुलिस अपने उस बात को जो है वो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बगैर इजाजत के बीजेपी के बड़े लीडरान के साथ जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उनके लिए काफी मुश्किल था कि वो उस रैली को जो है वो परमिशन देते। लेकिन भीड़ जमूई हुई है। हालांकि बड़ी नहीं, लेकिन शबाना यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय लगातार ये सवाल खड़ा कर रखे गए हैं कि संसद से पास हुए कानून के समर्थन में रैली निकालना कौन सा अपराध, हमें किस अपराध के तहत यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, अब उनका अगला कदम क्या होगा, कुछ ये बता पा रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, आप देखें कि अगर सीए और एनआरसी के खिलाफ अगर ममता बनर्जी बंगाल भर में, चाहे वो कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग हो, पहाड़ हो, वहाँ वो रैली कर सकती हैं और हजारों की तादाद में वहाँ भीड़ हो सकती है। उसके साथ साथ न सिर्फ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ साथ कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी सीए और एनआरसी के खिलाफ रैली कर रही है। तो बीजेपी का ये सवाल था कि जब लोग इस रैली के खिलाफ, जब लोग मैदान में हैं, सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो इस कानून को, सीए कानून को जो फेवर करने वाले लोग क्यों नहीं सड़क पर उतर सकते हैं, और सरकार उनको क्यों नहीं सुनी है, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर खड़ा करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संघ की बैठक की। संघ अब आदिवासियों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है और आदिवासी मिशन पर है। दरअसल अब जो अगली जनगणना होनी है 2021 की, उस जनगणना में आदिवासियों को हिंदू लिखवाने की कवायद तेज हो चुकी है। आपको बता दें, सीए और 2021 की जनगणना को लेकर एजेंडे में चर्चा हुई है। 2021 में होने जा रही जनगणना अब संघ का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हो गया है। संघ की बैठक में बताया गया है कि ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि आदिवासियों के बीच कुछ ऐसे संगठन काम कर रखे गए जो जनगणना के समय आदिवासियों से हिंदू की जगह अन्य जाति या धर्म लिखवाना चाहते हैं। बैठक में बताया गया कि 1991 की जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या 84% थी, जो 2011 में घटकर 69% रह गई। आदिवासी खासतौर पर भील, गौंड, हिंदू की जगह अन्य जातियां या धर्म लिखवाने के चलते संख्या घटी है। संघ की बैठक में स्वयंसेवकों को आदिवासियों को वास्तविकता से परिचित कराने के लिए लक्ष्य दिया गया है। लोग, कुछ संगठन, वामपंथी, चाहे संगठन काम कर रहे हो एनजीओ बतौर, या कुछ दूसरे चेहरा मोहरा को लेकर काम कर रहे हो, जनगणना में गलत जानकारी देने के लिए भड़का रहे हैं लोगों को। गलत, ये अनुसूचित जनजाति के लोगों की ये जिम्मेवारी है कि उनका धर्म हिंदू बतौर लिखा जाए, उनकी अपनी जानकारी नामों के सहित, गांव के सहित, पिताजी के नाम के साथ सही लिखी जाए, क्योंकि शासन
इस जनगणना के आधार पर सामाजिक आर्थिक आंकड़े जो आते हैं उनके आधार पर नीति योजना कार्यक्रम बनाता है, वो कहीं वंचित ना रह जाएं। देखिए, संघ हमेशा देश में बांटने की राजनीति करता है और इसलिए जनसंख्या के ऊपर भी अब उसने ये राजनीति शुरू कर दी है कि आदिवासियों जनगणना के अंदर आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है, दूसरी संख्या क्यों बढ़ रही है। ये भी एक संघ की चाल है कि देश के अंदर आपस में लोगों में फूट पैदा करो और राज करो। इसी की तहत वो पूरे देश के अंदर अब राज कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता समझने लगी है संघ को अच्छी तरह कि ये दंगे करवाना चाहते हैं और देश में आपस में लोगों को भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अब आईएएस के बाद आईपीएस मीट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में 2 दिन का ये आयोजन होगा जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे। मीट में कई तरह के गेम्स और स्पोर्ट्स का भी आयोजन रहने वाला है। 19 और 20 फरवरी को ये मीट होगी। डांस भी यहाँ पर परफॉर्म करते अधिकारी नजर आएंगे। परिवार समेत शामिल होंगे अधिकारी और इस मीट में शिरकत करेंगे। सीएम कमलनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ दिन पहले आईएएस मीट हुई थी और इस आईएएस मीट के सफल होने के बाद अब आईपीएस मीट की तैयारी तेज हो गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की। खबरें लगातार जारी हैं। नेताजी से अगर बढ़ गई हो दूरियां, सिस्टम नहीं समझ रहा आपकी मजबूरियां, तो सीधे कहिए सुनिए मंत्री जी। इस रविवार आपके सवालों के जवाब